नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू करें, विश्लेषण शुरू करें, उससे पहले आप देखिए कौन सी खबरें, कौन से मुद्दे आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी खरीफ की खरीद से। क्या बता रहे हैं धान की खरीद के सरकारी आंकड़े? एक देश एक ITR फॉर्म की व्यवस्था क्यों? त्योहार में कैसे चरम पर पहुंच गई बेरोजगारी? महंगे कर्ज से टूटे कंपनियों के मुनाफे। क्या अब आएंगे सोने में तेजी के दिन? क्या चीन के बिना नहीं चलेगा भारत का काम? ये तमाम खबरें आज मनी सेंटर का हिस्सा हैं। शुरुआत, सरकारी एजेंसियों ने किसान से धान की खरीद को बढ़ा दिया है। अक्टूबर अंत तक कुल खरीद 170 लाख टन से ज्यादा दर्ज की गई, जो पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा थी। इस दौरान पिछले साल जितनी खरीद हुई थी उससे 12% ज्यादा खरीद अभी हो चुकी है। हालांकि अक्टूबर में हुई खरीद में अधिकतर हिस्सेदारी पंजाब और हरियाणा की है। पंजाब से 107 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा गया, जबकि हरियाणा से 52 लाख टन धान खरीदा गया है अब तक। इसके अलावा तमिलनाडु से 8 लाख टन धान खरीदा गया। बाकी राज्यों में धान खरीद की रफ्तार फिलहाल सुस्त है। सर, सरकारी खरीद के ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? सरकारी खरीद के आंकड़ों में दो तरीके की तस्वीर हमको मिल रही है, और ये तस्वीर कई मायनों में भारत के खाद्य भंडार के लिए और इस साल की खाद्य महंगाई के लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो ये कि जिस तरीके की रफ्तार हमें ओवरऑल धान की खरीद में खरीफ के मौसम में दिखती थी, उतनी तेज तो नहीं, लेकिन पिछले साल से बेहतर है। पर इस आंकड़े के भीतर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक है, जहां धान की खरीद करीब करीब पिछले साल से 60% के आसपास कम है। और ये वो हिस्सा है जहां हमने पहले सूखा देखा खरीफ के मौसम में और उसके बाद बाढ़ देखी है। धान की खरीद का आंकड़ा जिन राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है ग्रामीण इनकम के लिए, आय के लिए, वहां से खरीद कम आना थोड़ा चिंता का सवाल है, क्योंकि इन राज्यों में खरीफ की फसल के बाद लोगों की आय बढ़ने का एक बड़ा स्रोत खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद होती है। अब यहाँ से अगर उत्तर प्रदेश या बाकी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहाँ से धान की खरीद के बाद में आंकड़े आएंगे, अगर वो आंकड़े कमजोर रहते हैं तो इसका पूरा असर भारत के पूरे खाद्य भंडार के बफर स्टॉक पर पड़ेगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा ये दो ऐसे राज्य हैं जो हमेशा से धान की सरकारी खरीद को लीड करते आए हैं। वहाँ दहाई के अंक में तो नहीं, लेकिन अभी तक बढ़ोतरी की दर नकारात्मक नहीं है। 8% के आसपास की खरीद धान की इन एरिया में हो चुकी है, और यहाँ पर हार्वेस्टिंग भी थोड़ा सा पहले होती है। भारत अब एक देश एक ITR फॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आयकर विभाग ने सभी तरह के आयकर दाताओं के लिए सिंगल ITR फॉर्म का प्रस्ताव दिया है और 15 दिसंबर तक सभी भागीदारों से इस पर राय मांगी है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा व्यवस्था में 7 तरह के ITR फॉर्म हैं, जिनमें वेतन, प्रॉपर्टी, कारोबार, NGO से होने वाली कमाई का रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने पर हर तरह की कमाई एक ही ITR फॉर्म में आप भर पाएंगे। सर, ये नई व्यवस्था क्यों लाई जा रही है? नई व्यवस्था में दो वजह थी। एक तो ITR के इतने सारे फॉर्म थे जिनके कारण लोगों को फॉर्म भरने में और अपने लिए सही फॉर्म चुनने में असुविधा होती थी, और दूसरा एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब धीमे धीमे पूरी तरह से प्रिंट के बजाय फाइलिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया है, और भारत में बड़ी संख्या में रिटर्न फाइल किए जाते हैं। कागज पर फाइल होने वाले रिटर्न्स की संख्या घटती चली जा रही है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये सुविधा थी कि वो इन सारे फॉर्म्स को मर्ज कर सके। इनका मर्जर हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मनी सेंट्रल देखते हैं, बाकी लोग वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से फॉर्म और कौन कौन सी इनकम्स हमारे दायरे में, इसके दायरे में आएंगी। इससे पहले के जो फॉर्म्स थे उनमें ITR 1 फॉर्म था, जिसको कि सहज माना जाता था, जो 50 लाख से नीचे वाले आय वालों के लिए एक पेज का फॉर्म था, जिसमें सामान्य रूप से आप टैक्स ना भी पे करते हो, फिर भी अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए था। एक ITR 4 था, जिसको कि सुगम कहा जाता था। ITR 4 जो था वो थोड़ा सा बेहतर इनकम, ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए होता था। इसके अलावा एक ITR 2 था, जो प्रॉपर्टी इनकम के से, जो रेजिडेंशियल इनकम से आता था, जिसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता था। ITR 3 था, जिसमें प्रोफेशनल्स या आप अपने पेशे से जो इनकम कमाई जाती उससे भरा जाता था। और ITR 5 और 6 जो थे वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और छोटे बिजनेसेस के लिए हुआ करते थे। ITR 7 ट्रस्ट्स के लिए होता था। मौजूदा परिस्थिति में 7 नंबर को छोड़कर बाकी सारे फॉर्म्स अब एक जगह मर्ज कर दिए गए सुगम सहज के साथ।
इससे कोशिश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कर रहा है कि एक जगह सारी इनकम, आपकी जितने भी स्रोतों से इनकम हो, ये एक व्यक्ति के पास मल्टीपल इनकम हो सकती है, वो बिजनेस से भी कमा रहा हो, निवेश से भी कमा रहा हो और बाकी जगह से भी, वो सारी इनकम एक जगह आकर स्थगित एकत्रित हो जाए, ट्रस्ट को अलग रखा गया। ये होगा कैसे? इसके लिए शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अभी ये प्रस्ताव है, जब इसको नोटिफाई करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर शायद करदाताओं से कुछ बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के आधार पर इस फॉर्म को कस्टमाइज कर दिया जाएगा उनकी जरूरत के मुताबिक। और उन सवालों में जैसे मान लीजिए अगर आपने डिक्लेयर किया कि आपकी इनकम बिजनेस से है, प्रॉपर्टी से है, तो आईटीआर का जो पुराना वाला फॉर्म है, मान लीजिए आईटीआर 2 जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर था, उसके प्रावधान इसमें जोड़ दिए जाएंगे। ये प्रयोग अब इस सीजन के बाद हमारे सामने आएगा जब इनकम टैक्स के रिटर्न भरना शुरू होंगे। लेकिन ये एक आईटीआर फॉर्म को सहज बनाने की दिशा में और कस्टमाइजेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके वहाँ आंकड़े हैं पहले से जो आईटीआर भरते चले आ रहे हैं, तो अब इसको डिजिटली कस्टमाइज करना आसान हो गया है। सितंबर में घटने के बाद अक्टूबर में बेरोजगारी दर एक बार फिर से बढ़ गई है। सीएमआईई के आंकड़े कहते हैं कि अक्टूबर के दौरान देश में बेरोजगारी दर 7.77% दर्ज की गई है। इससे पहले सितंबर के दौरान बेरोजगारी की दर 6.43% रही थी। अक्टूबर के दौरान गांव और शहर यानी दोनों जगह बेरोजगारी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। गांव में बेरोजगारी की दर 7.21%, शहरों में 8.004% देखने को मिली, यानी कि गांव से ज्यादा गरीबी बेरोजगारी जो है वो शहरों में। सर, त्योहारी मौसम में बेरोजगारी थोड़ा विरोधाभासी दिखता है। हम अभी 15 दिन पहले अखबारों में सुर्खियां पढ़ रहे थे कि गिग वर्कर की डिमांड्स बहुत है नौकरियों के। अभी पीएमआई का नंबर आया कि हायरिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। फिर ये विरोधाभास क्यों? इस आंकड़े को जरा खोल के पढ़ते हैं और ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसमें 2-3 बड़ी हाइलाइट्स हैं जो सीएमआई की तरफ से बेकारी का आंकड़ा आता है, क्योंकि यही एक ऐसी एजेंसी है जो हमें बेकारी के मासिक आंकड़े भारत में देती है। सरकार की किसी एजेंसी से हमें बेकारी के मासिक आंकड़े नहीं मिलते। अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में सिर्फ सितंबर एक ऐसा महीना था जहां पर बेकारी की दर भारत में, समग्र बेकारी की दर जिसमें ग्रामीण और शहरी बेकारी शामिल है, वो 4 साल के न्यूनतम स्तर पर थी। पर 4 साल का न्यूनतम स्तर 7% से थोड़ा सा ही नीचे था। यानी भारत में औसत बेकारी जीडीपी की दर से ज्यादा ही रहती है और महंगाई की दर के बराबर रहती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जीडीपी अगर 6.5% तो 7% और 8% के आसपास बेकारी रहती, और महंगाई दर 6.5-7% तो उससे ऊपर बेकारी की दर रहती है। 3 बड़े आंकड़े जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में महंगाई की दर ने अगस्त में बेकारी की दर ने अगस्त में 8.28% का स्तर छुआ था और उसके बाद सितंबर में इसे ये 7% से नीचे आई थी। लेकिन अगर अप्रैल से आप अक्टूबर के बीच देखें तो बेकारी की दर का रेंज जो है वो 7%, 7.83 से 7.77 के बीच में रह रहा है, यानी 7% प्लस की बेकारी दर है। पर यह अधूरी बात है। इसके भीतर की बात यह है कि अक्टूबर का आंकड़ा हमें बता रहा है कि जो शहरों की बेकारी है वो 8% से ऊपर बनी हुई है, यानी जो पूरा समग्र बेकारी का औसत है, राष्ट्रीय औसत है, उससे ज्यादा बेकारी की दर शहरी इलाकों में 8% में बनी हुई। और ग्रामीण इलाकों, और ये अगर आप सितंबर के आधार पर देखें, जो शुभम जिस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि सितंबर में शहरी इलाकों की बेकारी में हमें तेज कमी दिखाई दी थी, 5.84% के आसपास थी। अब वो 5.84% से बढ़कर 8.04 हो गई है, यानी शहरी इलाकों में सितंबर के महीनों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। अब ये आंकड़ा जो हमारे पास आया कि गिग वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है या रिटेल के लिए या त्योहारों के दौरान लोगों को ज्यादा रोजगार मिले, उस आंकड़े का इस आंकड़े से, अक्टूबर के आंकड़े से उसे सपोर्ट नहीं मिलता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह शुभम कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक सिर्फ केवल एक महीना ऐसा था जब शहरी इलाकों की बेकारी नीचे थी, बाकी बराबर शहरी इलाकों में बेकारी 8 से 9% के बीच बनी हुई है। यानी ग्रामीण इलाकों में बेकारी की दर तो बढ़ी ही है, शहरी इलाकों पर में बेरोजगारी का दबाव काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। ब्याज दरों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ रहा है। कई दिनों से हम लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, अब उसके असर दिखने लगे हैं। बीएफएसआई सेक्टर की कंपनियों को छोड़ दें तो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की सितंबर तिमाही के दौरान ब्याज लागत में 18% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अगर वो ब्याज में पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, उनकी बैलेंस शीट में वो खर्चा 100 रुपए का था, तो अब वो बढ़कर 118 रुपए का हो गया है। पिछले साल सितंबर तिमाही के दौरान इन कंपनियों की ब्याज की लागत 8% से ज्यादा घटी थी, यानी कि अगर वो पहले 100 देते थे तो 92 रुपए देने लगे थे। इस साल कर्ज महंगे होने की वजह से ब्याज लागत में बढ़ोतरी हुई है और
और इस वजह से कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ा है। सर, इन आंकड़ों के और क्या मायने, अगर हम इन्हें और गंभीरता से पढ़ें, खोल के पढ़ें, तो और कहां तक इसका असर जाता दिखेगा? दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली चीज ये कि जब हमारे पास बराबर भारत में कर्ज की दर बढ़ने के आंकड़े आते हैं जो पिछले 7-8 साल की सर्वोच्च स्तर पर दिखाई दी हमें त्योहार से पहले, जिन्हें हम बराबर आपको मनी सेंट्रल में अलग अलग माध्यम से बताते रहे हैं, उस दौरान हमें बार बार हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी कंपनियां कर्ज क्यों नहीं ले रही हैं। भारत में बैंकों से जाने वाला कर्ज रिटेल क्षेत्र में ज़्यादा क्यों जा रहा है, कंपनियों की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। उसका प्रमाण हमें इस खबर से मिलता है, इस जानकारी से मिलता है कि कंपनियों के मुनाफों पर ब्याज देनदारियों का बड़ा असर हुआ है। करीब करीब अगर उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के हिसाब से देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 8% की गिरावट है और इंटरेस्ट पेमेंट में 18% के आसपास की, 18.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। यानी मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई थी उसका सीधा असर कंपनियों की बैलेंस शीट पर दिखाई दे रहा है और ये बड़ा असर कंपनियों के बाकी खर्चों को या बाकी निवेश को रोक रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ब्याज दरों में तो बढ़ोतरी के भी कुछ और चरण आने हैं, क्योंकि अभी फेडरल रिजर्व की बैठक आज चल रही है, इसका नतीजा रात तक आएगा और उसके बाद फिर रिजर्व बैंक की बैठक होगी। तो शायद कंपनियां बढ़ती ब्याज दर के दबाव से आने वाले समय में अपने निवेश को और सीमित करेंगी। यानी जो मांग हमें क्रेडिट की अभी दिखाई दे रही है, बैंकों के कर्ज की जो मांग दिखाई दे रही है, उसे हम अगले 2-3 महीनों में नीचे जाता देखेंगे। ग्लोबल फंड्स अब भारतीय बॉन्ड मार्केट से अपना निवेश निकालने की शुरुआत कर चुके हैं। लगातार 7 महीने की खरीदारी के बाद अक्टूबर के दौरान ग्लोबल फंड्स ने 2500 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड बेचे हैं। जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की लिस्टिंग में हुई देरी की वजह से ग्लोबल बॉन्ड्स ने बिकवाली शुरू की है। ऐसा माना जा रहा था कि इस साल भारतीय बॉन्ड भी ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे और ऐसा होने पर भारत में 30 से 40 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना निवेश आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ग्लोबल इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की लिस्टिंग अगले साल के लिए टल गई है। सर, अभी अगले साल के लिए टली है या कितने सालों के लिए टली है नहीं पता, लेकिन हिचक क्या है सरकार को, क्यों नहीं ले जा रही है बॉन्ड इंडेक्स कराने? ये भारत के बॉन्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिस्टिंग का पूरा मामला पिछले 3 साल से संभल नहीं पा रहा है। बार बार सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से इस बात के संकेत दिए जाते हैं, बाजार में काफ़ी उत्साह आता है, ऐसा लगता है कि भारत में विदेशी पूंजी आना शुरू हो जाएगी बॉन्ड के जरिए माना जा रहा था, लंबे नंबर आने लगते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जैसे भारतीय बाजार में करीब करीब $30 बिलियन के आसपास का इन्फ्लो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में हो जाएगा। लेकिन 3 बड़ी चीज़ें हैं जो इस फैसले को रोक रही हैं। 2 चीज़ें प्रोसीजरल है, एक बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था के तौर पर है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल समस्या है शुभम, टैक्स की। भारत में जो बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट है उसके सेल पर 30% के आसपास टैक्स लगता है और यह मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और जब तक विदेशी निवेशकों को सही और अच्छा प्रोत्साहक टैक्स का सिस्टम नहीं मिलेगा तब तक शायद भारतीय बैंक बॉन्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो जीएम का ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है उसमें लिस्टिंग का चांस नहीं मिलेगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले दिनों में रिजर्व बैंक ने काफ़ी नियम बदले हैं, प्रोत्साहन दिया है, लिमिट्स हटाई हैं, लेकिन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, नो योर कस्टमर नॉर्म्स हैं, निवेशकों को लेकर की जो पड़ताल के नियम हैं वो भी भारत में काफ़ी सख्त है, जिसके कारण विदेशी निवेशक उन्हें अपने लिए बाधा मानते हैं। और एक बात और भी है जो अब चर्चा में आई, जिसके कारण ये और डिले हो रहा है, वो ये कि भारत सरकार की तरफ से इन बॉन्ड्स की जो सेटलमेंट है वो ऑनशोर मांगा जा रहा है। यानी इन बॉन्ड्स का सेटलमेंट भारत की ज़मीन पर होने की बात की जा रही है भारत के जरिए, जबकि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में जो ट्रेड होने वाले बॉन्ड हैं उनकी का सेटलमेंट यूरो क्लियर के जरिए विदेश में यूरोप के में जहां यूरो क्लियर की डिपॉजिटरीज हैं वहां होता है। तो ये 3 तो प्रोसीजरल इशू हैं जिनके कारण ये नहीं हो पा रहा। और चौथी बड़ी चीज़ है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय गहरे दबाव में है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, फिस्कल डेफिसिट ऊपर है, कर्ज ज़्यादा जीडीपी की तुलना में फिस्कल डेफिसिट और कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए भी शायद सरकार ये चाहती है कि फिलहाल थोड़े समय के लिए इस तरफ आगे बढ़ने से रोका जाए। और एक चीज़ मिली है, ढूंढी है मैंने आपके लिए, आपको बताता हूं कि अंशुमान जी ने 2021 अक्टूबर में एक अर्थात लिखा था, कसौटियों की कसौटी, और उसमें लिखा था ग्लोबल बॉन्ड में जब एंट्री की बात हो रही थी कि अगर आप भारत की सरकार को जिद्दी, नकचड़ा और लापरवाह बच्चा मान लें तो ये बच्चा अब दुनिया के सबसे सख्त स्कूल में भर्ती होने जा रहा है। और ये वही भारत के बॉन्ड थे जिनको लिस्ट कराने की बात चल रही थी। लेकिन 2021 में लिखा था कि इतना आसान नहीं होगा और अब हम 22 भी खत्म करने आ गए और अभी भी अगले साल के लिए टल गया। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था
कि ये अगले साल के लिए टला या कितने सालों के लिए टला है नहीं पता। अब उस खबर का जिसका जिक्र अंशुमान जी ने किया, अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक आज खत्म होने जा रही है और माना जा रहा है कि यूएस फेड आज एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी का अनुमान है, कल अंशुमान जी ने ऐसा बताया था। और इस बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में भी ब्याज दर बढ़कर 4% हो जाएगी। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की वजह से भारत सहित दुनिया के दूसरे देशों में केंद्रीय बैंकों पर यह दबाव होगा कि वो भी कर्ज महंगा करें। सर, ब्याज दरें तो बढ़ेंगी, तय है, 75 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगी, ये भी लगभग तय है, लेकिन फेड की बैठक में और क्या सुने और क्या देखें, क्या और सुनने समझने लायक होगा? 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी तय लग रही है। अगर आप 10 साल के यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड देखें तो वो 3 बेसिस पॉइंट नीचे घटकर 4% के आसपास आ गई है। यानी बॉन्ड मार्केट को 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के लिए तैयार है। पर यह बैठक 2 मामलों में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि यहां से महंगाई के जिद्दी होने के संकेत मिलने लगेंगे। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल क्या फैसला लेते हैं और किस तरीके की टिप्पणी या एनालिसिस देते हैं महंगाई को लेकर आने वाले समय में, उस पर सबकी निगाह होगी। मंदी कितनी गहरी होगी, आएगी कि नहीं आएगी, इस बात की संभावना भी हमें यहां से दिखाई देगी। और तीसरी बात जिसको लेकर के हमें बाजारों में काफ़ी उठापटक दिख रही है, शेयर बाजारों में बढ़ोतरी दिख रही है, अभी हम कमोडिटीज़ पर बात करेंगे, कमोडिटी बाजार में भी वापस चीज़ें लौट रही हैं, वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद फेडरल रिजर्व अगर महंगाई लंबी चलती है तो वो इतने जबरदस्त शॉक तत्काल ना दे और अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कार्यक्रम को लंबा खींच दे, पर बहुत तेजी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना की जाए, इसकी संभावना दिख रही है। हालांकि कहना मुश्किल है क्योंकि फेडरल रिजर्व आमतौर पर महंगाई को लेकर, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की भाषा में बात करें तो काफ़ी हॉकिश यानी काफ़ी आक्रामक रहता है और वो आक्रामकता बराबर हमें दिखाई दी है। पर इस बैठक के बाद एक लंबा समय बीत गया, करीब 3 बार 4 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी, दुनिया के कई देशों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी। शुभम, पूरी दुनिया के देश मार्च के बाद से 1575 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं। भारत दुनिया के ताजा इतिहास में इतनी ब्याज दरें एक बार में एक साथ नहीं बढ़ी हैं। तब इसके बाद फेडरल रिजर्व क्या बताएगा, महंगाई कितनी जिद्दी है, कितनी लंबी चलेगी, इससे काफ़ी कुछ निर्भर होगा। तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ इसकी कमेंट्री हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस कमेंट्री के आधार पर ही डॉलर इंडेक्स अपने लेवल पर रिएक्ट करेगा और डॉलर की मजबूती के आधार पर हम रुपए की कीमत के बारे में देखेंगे। और इसके बाद भारत के लिए सारा फोकस शिफ्ट होकर रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक पर आ जाएगा कि क्या रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कितनी करता है और किस तरह से फेड की इस बढ़ोतरी का जवाब देगा। चलिए, अब आप देखिए मनोज कुमार की स्पेशल रिपोर्ट आज मनोज जी ने आपके लिए लिखी है गोल्ड पर, गोल्ड के बाजार पर। यहां बहुत कुछ बदल रहा है। त्योहारों पर क्या हुआ, पहले आप ये जानिए, फिर अंशुमान जी से जानेंगे कि नजरिया कैसे बदल रहा है। गोल्ड की मांग लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड खरीद कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड का भाव करेंसी के फेर से निकल नहीं पा रहा। मजबूत डॉलर से विदेशी बाजार में कीमतों पर दबाव बना हुआ है और रुपए की कमजोरी घरेलू बाजार में भाव को सहारा दे रही है। हालांकि मांग और सप्लाई की स्थिति लंबी अवधि में गोल्ड के भाव को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में गोल्ड की कुल मांग 28% बढ़कर 1181 टन रही है और इस दौरान सप्लाई में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई से सितंबर के दौरान दुनिया भर में गोल्ड की आधिकारिक सप्लाई 1215 टन दर्ज की गई है। मांग के मुकाबले गोल्ड की सप्लाई में आई ज्यादा ग्रोथ इसके भाव पर भी असर डाल सकती है। सितंबर तिमाही के दौरान गोल्ड की मांग में अधिकतर बढ़ोतरी केंद्रीय बैंकों की रिकॉर्ड खरीद की वजह से देखने को मिली है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों ने लगभग 400 टन गोल्ड की खरीद की है, जो किसी एक तिमाही के दौरान हुई अब तक की सबसे बड़ी खरीद है और पिछले साल की सितंबर तिमाही के मुकाबले 340% अधिक है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने किसी एक तिमाही में कभी भी गोल्ड की इतनी खरीद नहीं की है। सितंबर तिमाही में सिर्फ केंद्रीय बैंकों ने ही गोल्ड की खरीद नहीं बढ़ाई है, बल्कि दुनिया भर में ज्वेलरी के लिए भी मांग बढ़ी है और ज्वेलरी की मांग को बढ़ाने में भारत और चीन का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन मांग में इस बढ़ोतरी के बावजूद दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ अपने रिजर्व से सोने की बिकवाली कर रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ की बिकवाली की वजह से ही सोने के भाव पर दबाव बना हुआ है। ऊपर से टेक्नोलॉजी सेक्टर से भी सितंबर तिमाही के दौरान गोल्ड की मांग में गिरावट देखने को मिली है। जानकार भी गोल्ड को ईटीएफ की खरीद से जोड़कर देख रहे हैं। केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि जब तक अमेरिकी डॉलर में एक नरमी का संकेत नहीं मिलेगा,
तब तक गोल्ड के ETFs की खरीदारी लौटने की संभावना कम है और जब तक उनकी खरीदारी नहीं लौटती तब तक शायद कीमतों में बड़ी तेजी ना आए। तो आप भी अगर गोल्ड में निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी मांग और सप्लाई को लेकर इन तमाम पहलुओं को जरूर देखें और निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। इस बीच अमेरिका में ब्याज दरों पर कोई फैसला आने से पहले ही वैश्विक बाजार में अधिकतर कमोडिटीज की कीमतों में तेजी देखी जा रही। ब्रेंट क्रूड का भाव $96 के करीब पहुंच गया। कॉपर, निकेल सहित अधिकतर बेस मेटल की कीमतों में भी तेजी है। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी है और इसका असर कमोडिटी के भाव पर देखा जा रहा है। सर, पहला सवाल गोल्ड पर, क्योंकि रिपोर्ट से पहले मैंने कहा था गोल्ड पर नजरिया क्या बदल रहा है? गोल्ड पर दो दिलचस्प घटनाक्रम में दिखाई दिए पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान। जैसा हमने कहा कि फेडरल रिजर्व की बैठक में अब ब्याज दरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह होगी कि दुनिया महंगाई से कितने लंबे समय तक रहेगी और क्या ये महंगाई मंदी लाएगी या स्टैग्फ्लेशन लाएगी। अब ये बहस इस बात के ऊपर शुरू हो गई क्योंकि मंदी आने की संभावना में थोड़ी सी कमी दिख रही है, पर महंगाई के लंबे चलने के कारण जो बाकी जटिल कॉम्प्लिकेशंस हैं या जटिलताएं उनके बढ़ने का खतरा दिख रहा है। और अगर महंगाई लंबी चलती है तो फिर सोना चमकने लगता है और इसलिए हमने देखा कि पिछले दिनों में सोने में तेज गिरावट के बाद धीमे धीमे सोने की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी दिखाई दी और अब दुनिया भर के निवेशक महंगाई के आउटलुक के आधार पर, जो कि 2023 के अंत तक या 2024 तक दुनिया में रहेगी, सोने को वापस खरीदने की सिफारिश कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक पहले से सोना खरीद रहे हैं, ये बात हम मनोज कुमार की इस विशेष रिपोर्ट में आपको बता चुके हैं। तो अब धीमे धीमे अगर दुनिया के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को धीमा करेंगे, कम नहीं करेंगे, एक बार में 75 या 50 बेसिस पॉइंट नहीं बल्कि 25-25 और 30-30 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको ये एहसास हो जाएगा कि महंगाई इस सारी व्यवस्था से थमने वाली नहीं है, महंगाई किसी दूसरी वजहों से बढ़ रही है, जिस पर इस बार हम लोग इकोनॉमिका में बात करेंगे। तो डॉलर में के इंडेक्स में हमें उतनी मजबूती नहीं दिखाई देगी। तो अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी भी हमें नरमी दिखती है तो उसका असर हमें सोने की तरफ निवेश बढ़ता दिखेगा और इसीलिए हमें सोने की कीमतों में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। और हमने भले खरीदा हो ना खरीदा हो सोना, लेकिन सितंबर क्वार्टर में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने जबरदस्त सोना खरीदा। इतना सोना एक क्वार्टर में पहले कभी नहीं खरीदा गया। सर, अगला सवाल कमोडिटीज पर है। कमोडिटीज में मैं ये पूछना चाहूंगा कि मंदी की तरफ एक तरफ सारी बातें चल रही, मंदी आ रही है, गहरी आ रही है, कम आ रही है, जो भी आ रही है, लेकिन उसके बाद भी कमोडिटी की कीमतों में तेजी, ये समझ नहीं आ रहा। कमोडिटी की कीमतों में दो वजह हैं जो हमने शुरुआत में बताया कि जब मार्च से चीजें शुरू हुई थी, मार्च से जून तक दुनिया इस बात के लिए तैयार हो रही थी कि दुनिया के सेंट्रल बैंक एकदम ताबड़तोड़ ब्याज दरें बढ़ाएंगे, 6 महीने के अंदर महंगाई नीचे आ जाएगी, डिमांड टूटकर जमीन पे आ लगेगी, 6 महीने की साल भर की एक मंदी आएगी और उस मंदी के बाद चीजें साइकिल दूसरी दिशा में घूमने लगेगा। अब जब हम अक्टूबर में खड़े हैं तो पूरी दुनिया में रियलाइजेशन हो रहा है कि ये थोड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है कि ब्याज दरें बढ़ाते ही मांग को कंट्रोल कर लिया जाए। और जो आंकड़े चारों तरफ से आ रहे हैं वो कहीं से भी मंदी के आंकड़े नहीं। जिन अर्थव्यवस्थाओं को मंदी में हम खिसकते देखते हैं वो अगली तिमाही में वापस लौटकर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने लगती। सीरीज में आप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के ताजे तिमाही के आंकड़े पढ़िए, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, यूरोप हो, ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सारी अर्थव्यवस्थाओं में, केवल यूके को छोड़ दे तो बाकी सारी अर्थव्यवस्थाओं में तेज स्लोडाउन तो दिख रहा है, पर स्लोडाउन तेज दिख रहा है और महंगाई बढ़ती दिख रही, ना तो महंगाई कम हो रही ना मंदी आ रही। ऐसी सिचुएशन में जब स्टैग्फ्लेशन जैसी स्थितियां बनती हैं तो कमोडिटी प्राइसेस को वापस सपोर्ट मिलता है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कमोडिटी के प्राइसेस में, पहली चीज तो कमोडिटी के प्राइसेस में मार्च के बाद कोई बहुत बड़ी गिरावट आई नहीं। अगर आप ब्लूमबर्ग का इंडेक्स देखें शुरू में तो कल 4% टूटा है तब से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना में कुछ जगह लॉकडाउन है पर कुछ जगह कारोबार दोबारा शुरू होने की संभावना दिख रही है, तो डिमांड हमें ऊपर दिखाई दे रही है और इसलिए आप तेल की कीमत देखिए, तेल की ब्रेंट क्रूड $96 के आसपास, $95 से ऊपर वापस पहुंच गया है और बाकी कई सारी कमोडिटीज की कीमतों में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब इस बात को आप और विस्तार से समझना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि महंगाई क्यों नहीं घट रही है, मंदी क्यों नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ गई, अंशुमान जी ने बताया कि पूरी दुनिया की अगर आप बात करें 1500 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी, 16% ब्याज दरें सोचिए बढ़ चुकी हैं करीब करीब, और अमेरिका में भी ब्याज दर अभी 4% के आसपास पहुंच जाएगी। इसके बाद भी महंगाई थम क्यों नहीं रही है, मंदी आ क्यों नहीं रही है, इसका विस्तार से पूरा विश्लेषण इस बार अंशुमान जी ने इकोनॉमिकम में किया है। इस बार का इकोनॉमिकम देखना आप मत भूलिएगा, मनी 9 के मोबाइल ऐप पर सुबह 11:15 बजे रविवार को ये आएगा और इसमें आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर वो कौन से 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ घट रहा है। अब दिन की सबसे बड़ी खबर, सरकार देश के हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सेंटर को चीन की कंपनियों के लिए खोल सकती है। रिपोर्ट्स की माने
तो भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप या ज्वाइंट वेंचर की शर्त पर चीन की कंपनियों को हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में कारोबार की अनुमति दी जा सकती है। चीन की कंपनियों के अलावा दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम की कंपनियों के लिए भी यह सेंटर खोला जा सकता है। हालांकि शर्त होगी कि ज्वाइंट वेंचर के तहत लगने वाली इकाई में भारतीय कंपनी की ज्यादा हिस्सेदारी होगी और इकाई में बोर्ड का जो कंट्रोल होगा, बोर्ड में जो कंट्रोल होगा वो भारतीय कंपनी के पास ही होगा। सर, एक तरफ बायकॉट चाइना, दूसरी तरफ चीन के प्रति बढ़ता ये प्रेम, क्या वजह है? जो कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, कुछ वास्तविकताएं भारत में धीरे धीरे टिक रही हैं और जिन्हें हमें करीब से दिखता है। और ये फैसला जिसके संकेत आज अखबारों में मिले, ये काफ़ी बड़ा फैसला होने वाला है। इसमें कई सारी शिफ्ट दिखती है भारत की चाइना को की पॉलिसी को लेकर। पहली चीज़ तो ये कि ये फैसला जिसका संकेत मिल रहा है और इसके आसपास जो तथ्य हैं, जो हम आगे कुछ तथ्यों की तरफ संकेत करेंगे, वो ये बता रहे हैं कि नई तकनीक की तरफ भारत का अगला सफ़र या दुनिया में टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन में शामिल होने का लक्ष्य या भारतीय अर्थव्यवस्था को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लक्ष्य में भारत का काम चीन के बिना नहीं चलेगा। और इस समय कॉस्ट के वाइज और बाकी सारी सुविधाओं के संदर्भ में चीन पर निर्भरता भारत की लगातार बढ़ती जा रही है। व्यापार के क्षेत्र में हमने देखा और इसलिए इस नीति में बदलाव किया जा रहा है। ये नीति बदल क्या रही है? इस नीति का सबसे बड़ा बदलाव ये कि चीन की तकनीक कंपनियों और बड़ी कंपनियों को भारत बुलाया जाएगा, लेकिन अब वो भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत आएंगी। ये काम इससे पहले नहीं होता था और इसलिए हमने भारत में जिन भी बड़ी चीन की कंपनियों को निवेश करते देखा, वो अकेले आई। जैसे आप मोबाइल मार्केट में देख लें या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में देख लें या इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में देख लें। उसका नतीजा ये था कि अब चीन की कंपनियों के कामकाज में तमाम घपले पाए गए, तमाम जगह मनी लॉन्ड्रिंग पाई गई, उनके ऊपर छापे पड़े। तो सरकार कहीं ना कहीं इस बात को मान रही है कि जो भविष्य की तकनीकें हैं उनके लिए उसे चीन की मदद चाहिए, पर वो चीन की कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम के तहत आएंगी। पहली चीज ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दो छोटे छोटे उदाहरण हमारे सामने हैं जो अपकमिंग फ्यूचर तकनीक के मामले में है। अभी एक दिन पहले चीन की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी BYD है, उसने भारत में अपना पहला शोरूम खोला, जिसकी शुरुआत भारत में हो गई। और इसमें वॉरेन बफे का पैसा भी लगा हुआ है। इसने अपना पहला फर्स्ट पैसेंजर व्हीकल शोरूम चेन्नई में खोला। ये वो कंपनी है जिसने एलन मस्क की टेस्ला को दुनिया में पछाड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले बाजार में पहला स्थान हासिल कर लिया। एलन मस्क के साथ भारत की खींचतान चलती रही। मस्क ने कहा भारत में आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन शांति से BYD भारत में आ गई और उसने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया। अभी मौजूदा परिस्थिति यह है कि भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चीन की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। कई सारे विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चीन ने जो सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है, उसका जो कोड है वो क्रैक कर लिया है और उस कोड क्रैक कर लेने के कारण भारत में चाहे वो बैटरीज हों या व्हीकल हों या कारें हों, इनमें सब में चीन की निर्भरता बढ़ेगी। तो BYD को अगर भारत में काम करना, तो शायद आने वाले समय में भारत सरकार किसी भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम की बात कर सकती। अभी तक भारत में आमतौर पर चीनी कंपनियों ने बड़ी टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में कोई संयुक्त उपक्रम नहीं स्थापित किए हैं। ठीक इसी तरीके से आप एक दूसरा हिस्सा देखिए, स्मार्टफोन का मार्केट। स्मार्टफोन के मार्केट में Xiaomi, Vivo, Realme, Oppo, ये सारी कंपनियां आई। इन्होंने भारत में सुविधाओं का लाभ लिया और बाजार पर पूरी तरह काबिज हो गई। इसके अलावा अगर आप भीतर घुसकर भी शुभम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कंपोनेंट के साइड से भारत की निर्भरता बहुत ज़्यादा है चीन पर। कोई भी चीज़ भारत में बन रही है तो उसके कंपोनेंट का एक हिस्सा चीन से ज़रूर आ रहा है। ये एक किस्म का पुनर्विचार है चीन को लेकर भारत की नीति में, और ये संकेत ऐसा है कि शायद चीन के बिना तकनीक के आगे वाले रास्ते पर बढ़ने के लिए भारत को चीन से तकनीक की ज़रूरत होगी, तो उसका रास्ता बदलने की कोशिश की जा रही है, ऐसा संकेत हमें से मिल रहा है। सर, एक चीज़ और घटी जो चाइना में इधर हाल में देखने को मिला कि अमेरिका की तरफ से कई प्रतिबंधों की बातचीत के बाद भी, लगाए जाने के बाद भी चीन की तरफ से टकराव वाली स्थिति नहीं दिखी। पहली बार दिखा कि किसी ने पोक किया, पिन चुभोई, उसके बाद भी चीन तिलमिलाया नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि 2010 में जापान के साथ इसी तरीके का ट्रेड वार शुरू हुआ था और दुनिया में माना जाता है कि चीन ट्रेड वार में पलटवार करने वाले देशों में से है। यदि उसके ऊपर के व्यापार के ऊपर, उस पर यहाँ सामानों के निर्यात पर, आयात पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो चीन उसका पलटवार करता है। 2010 में सारे हाईटेक एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट जापान को चाइना ने रोक दिया था, ऐसे ही ट्रेड वार के तौर पर। अब चीन अमेरिका पर पलटवार कैसे कर सकता है? रेयर अर्थ
मटेरियल का चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो कि हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स में और सेमीकंडक्टर्स में और बाकी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। पर चीन ने फिलहाल अपनी तरफ से, अमेरिका की तरफ से चिप पर लगाई गई पाबंदियां, नया कानून आने के बाद भी कोई सीधी टिट फॉर टैट जैसी कार्रवाई नहीं की है। इसकी दो वजहें हो सकती हैं। एक वजह तो यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था स्लोडाउन के मोड में जा रही है और चीन अभी इस समय अपने एक्सपोर्ट को लेकर, निर्यात को लेकर और कच्चे माल को लेकर कोई टकराव शुरू नहीं करना चाहता। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जहां अमेरिका ने इस बार हिट किया है चीन को, वो उसकी सबसे कमजोर नस है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर हिट करने के कारण चीन को लगता है कि टकराव और ज्यादा बढ़ा तो चीन का जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, जो अभी सेमीकंडक्टर्स के मामले में किसी भी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, उसके कारोबार पर असर पड़ेगा। और मंदी के दौर में फिलहाल कोई ट्रेड वार का मोर्चा चीन खोलने में इंटरेस्टेड नहीं दिखता अभी तक की मौजूदा परिस्थिति में। लेकिन अगर चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते थोड़े और ज़्यादा खराब हुए तो फिर चीन की तरफ से कोई कार्यवाही, जवाबी कार्यवाही हो सकती है। इस बीच एक खबर और है। खबर क्या है कि इस हफ्ते ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्री भारत यात्रा पर आ रहे हैं और उनके साथ ताइवान के कारोबारियों का 70 सदस्यीय दल भी होगा। माना जा रहा है कि भारत और ताइवान के बीच भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बातचीत हो सकती है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी ताकत बनने के लिए भारत सरकार ने प्रयास शुरू किए और दुनिया भर में ताइवान सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। सर, ताइवान के साथ भारत को किस तरह की संभावना दिख रही है? ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। चीन के संदर्भ में हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और आज हमने कोशिश की कि हम बता सकें कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट्स में चीन कहाँ फिट होता है, ताइवान कैसे फिट होता है। आमतौर पर भारत ने ताइवान से थोड़ी दूरी बनाकर रखी थी क्योंकि चीन और ताइवान के रिश्तों को लेकर पूरी दुनिया में कई तरीके की खींचतान थी और भारत ने उसमें थोड़ा सा अपने आप को सीमित रखा था। लेकिन जहाँ तक कारोबारी रिश्तों का सवाल है, भारत के 75% चिप, 75% चिप आज भी ताइवान से आते हैं, जो स्मार्टफोन्स में लगाए जाते हैं, बाकी जगह लगाए जाते हैं। और ताइवान जैसे दुनिया के बाकी देशों का सबसे बड़ा चिप सोर्स है, वैसे ही भारत के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, चीन के लिए भी है। अभी जो भारत सरकार ने अपनी नई पॉलिसी घोषित की है भारत में सेमीकंडक्टर की फैसिलिटीज़ लगाने के लिए, हालांकि वो आसान नहीं है। खुद सरकार के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी संसद को बताया था कि सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ बनाना, लगाना, प्लान करना, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट और हाईटेक की ज़रूरत है। तो इसलिए भारत की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी, उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं। उसमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाना है, डिस्प्ले फ्लैप बनाना है, सिलिकॉन फोटोनिक्स है और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग है। तो जो आखिरी हिस्सा है सेमीकंडक्टर्स की असेंबली, मार्केटिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग, जिसको कि ATMP कहते हैं माइक्रोचिप के भी उद्योग की ज़बान में, यहाँ ताइवान के साथ भविष्य में कोई रिश्तेदारी हो सकती है। यानी भारत में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ लगाई जा सकती हैं जहाँ सेमीकंडक्टर के पुर्जे आकर, जैसा हम स्मार्टफोन के मामले में कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के कुछ पुर्जे, कुछ बड़े हिस्से आ जाएँ और उनको यहाँ पर असेंबली करके के भारत में भी इस्तेमाल किया जाए और बाहर भेजा जाए इसके लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये कि भारत को ताइवान के साथ इसके लिए FTA करना होगा। तो क्या इस बैठक में भारत और ताइवान के बीच FTA की बातचीत शुरू होगी? क्योंकि ताइवान बहुत आक्रामक और बहुत एग्रेसिव फ्री ट्रेड नेशन है और भारत को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शायद ताइवान के साथ आगे बढ़ना होगा, तब ये चीज़ें आगे हो पाएंगी। तो भारत की सरकार ने अभी तक ताइवान के साथ किसी FTA के संकेत नहीं दिए हैं, क्योंकि चीन के साथ, ताइवान के साथ FTA करने का मतलब है कि चीन से रिश्तों में और ज़्यादा खटास आना और ज़्यादा तनाव आना। तो यहाँ ये बात फंसी हुई है। लेकिन ताइवान का प्रतिनिधिमंडल भारत में है, सेमीकंडक्टर को लेकर कुछ तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, तमाम खबरें जिन पर हमने अंशुमान जी ने विश्लेषण किया। चलते चलते आपको एक अपडेट देता चलता हूं। कल हमने आपको बताया था कि देश में डिजिटल करेंसी का होलसेल के लिए, होलसेल मतलब कि बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए शुरुआत हो गई है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया और पहले ही दिन डिजिटल रुपए का इस्तेमाल 275 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड ट्रेड को सेटल करने के लिए हुआ है। मंगलवार को सरकारी बॉन्ड्स में अलग अलग बैंकों ने ट्रेड सेल किया है और इसमें डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया गया है। होलसेल की बातें चल रही हैं, रिटेल आएगी तो हम आप भी समझेंगे, देखेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर आऊंगा मनी सेंटर लेके। नमस्कार।